नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद और अलगाववाद अभियान को समर्थन देने वाली गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने पर जोर। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 6 दिन की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा पर। एनआईए की केरल में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े नेताओं के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली एनसीआर में कोयले सहित बिना मंजूरी वाले ईंधनों से चलने वाले उद्योगों पर 1 जनवरी से बंद होने का खतरा। और उत्तर भारत में शनिवार से फिर से शीतलहर चलने की संभावना। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं और सुरक्षा ग्रिड के कामकाज की समीक्षा की है। उन्होंने आतंकवाद से पूरी सख्ती से निपटने की नीति का पालन करने के निर्देश भी दिए। श्री शाह ने कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और विकास के मुद्दे पर नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। जम्मू के सिधरा में कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने ट्रक में सवार 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चल रही विकास परियोजनाओं को समय के भीतर पूरा करने पर जोर दिया। श्री शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभिन्न योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के हर संभव प्रयास करें ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में बाधक बन रहे आतंकवाद और अलगाववाद को शह देने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते पर 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे। ये 1 दशक के बाद किसी भी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस समझौते में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी पहलू शामिल हैं। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किए जाएंगे, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के साथ साथ चिकित्सा उपकरण वाले क्षेत्रों को भी लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर छूट दी है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे कोयला और खनिज अयस्क शामिल है। इस समझौते से देश में लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 वर्षों में $31 बिलियन से बढ़कर 45 से $50 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाएंगे। साइप्रस में वे विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइट्स और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री व्यापार और निवेश से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे और साइप्रस स्थित भारतीय जनसमुदाय के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रिया में यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऑस्ट्रियाई संघीय मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से मिलेंगे। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया में बसे भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के सभी क्षेत्रों में कोयले समेत ऐसे सभी ईंधनों का उपयोग रोकने को कहा है जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। आयोग ने यह कदम खासकर कोयले से हो रहे अत्यधिक प्रदूषण को देखते हुए उठाया है। हालांकि ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग की छूट दी है। आयोग ने कहा कि यह आदेश आगामी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। इस आदेश का पालन न करने वाली इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में नेल्लूर जिले के कंदुकुरु में कल शाम तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री नायडू ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। भगदड़ के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और अस्पताल पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी।
तेलंगाना सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रायतु बंधु योजना के 10वें चरण की शुरुआत की है। इस चरण में 70,54,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 7,676 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रबी फसल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। रायतु बंधु योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित हो रहे केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, पुद्दुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तथा प्रशासक भी शामिल होंगे। एक अन्य कार्यक्रम में श्री शाह सीमा सुरक्षा बल के लिए BSF ऐप की शुरुआत करेंगे और BSF मैनुअल का विमोचन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले वर्ष 1 से 10 जून तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG परीक्षा आयोजित करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष मामिडाला जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि आवेदन प्रक्रिया मार्च 2023 के मध्य में शुरू होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ उनके मंत्रालयों की विभिन्न पहलों और उपलब्धियों पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। भेंटवार्ता में श्री वैष्णव ने रेल ढांचे के विकास और स्तरोन्नयन की प्रगति की जानकारी दी है। Very good progress has happened. In fact, if you look at it, about 10 years back, Indian Railways used to do about 4 kilometers per day as the new track progress, new track laying. Now we are doing about 12 kilometers per day, 3 times what it was earlier. So it's a great progress. Most of the supercritical and critical projects are already in the commissioning phase. Many of them have already got commissioned. And that is giving us huge advantage in terms of the bottlenecks which were there have got removed. ये भेंटवार्ता आज शाम 7:10 पर FM गोल्ड चैनल पर सुर्खियों में और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिन में शीतलहर की स्थिति में सुधार का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने बताया कि अगले 2-3 दिन में शीतलहर फिर से आने की संभावना है। दिल्ली का तो तापमान ऑलरेडी 8-9 डिग्री हो गया मिनिमम टेम्परेचर, तो कोल्ड वेव, कोल्ड डे कंडीशन नहीं है। एनसीआर दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा बहुत कम जगह में 1 या 2 जगह में होगा। अभी जो प्रेडिक्शन आ रहा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को अफेक्ट करेगा, उसकी वजह से तापमान और बढ़ेगा। और जो फ्रेश पहला कोल्ड वेव हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो 31 या 1 से शुरू हो सकता है और डेंस फॉग का भी फ्रेश स्पेल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई स्थानों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राज्य में अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियों और विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
राज्य के ज्यादातर जिलों और खास तौर पर पश्चिमी इलाके आज सुबह घने कोहरे की आगोश में लिपटे रहे। सुबह दृश्यता काफी कम रही। इस वजह से जहां लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों लेट हो गईं, वहीं उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन रात होते ही तापमान तेजी से नीचे गिर जा रहा है। अधिकांश जिलों में खराब मौसम की वजह से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए आज सुबह से केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रही है। राज्य में 50 से अधिक स्थानों पर तड़के शुरू हुई ये छापेमारी अब भी जारी है। एनआईए ने ये छापेमारी इन खबरों के आधार पर की है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्वयं को फिर से संगठित करने का प्रयास कर रहा है। ये छापेमारी एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, मल्लपुरम, अल्लापुझा, कोझिकोड और पथनमथिट्टा जिलों में विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। ये छापेमारी इन प्रतिबंधित संगठन के मुख्य रूप से दूसरी पंक्ति के नेताओं और संगठन के समर्थकों को प्रशिक्षण देने वालों को ध्यान में रखकर की जा रही है। श्रीलंका क्रिकेट चयन समिति ने आगामी भारत दौरे के लिए 20 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। 3 जनवरी से शुरू हो रहे इस दौरे में दोनों टीमें 3 T20 और 3 एकदिवसीय मुकाबले खेलेंगी। श्रीलंका की 20 और एकदिवसीय टीम का नेतृत्व दासुन शनाका करेंगे और कुशल मेंडिस उपकप्तान होंगे। एकदिवसीय टीम की उपकप्तानी वनिंदु हरसंगा को सौंपी गई है। तेलंगाना में लगभग 600 अवकाश प्राप्त सैनिकों, सेवानिवृत्त डिफेंस सिविलियन और उनके परिवारों ने कल सिकंदराबाद के रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय में स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम में भागीदारी की। स्पर्श रक्षा कर्मियों की नई पेंशन प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पोर्टल और पेंशन मॉड्यूल की शुरुआत की है, जहां रक्षा और डिफेंस सिविलियन पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है रवि कपूर। धन्यवाद निखिल। गृहमंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा पर हिंदुस्तान की खबर है, घाटी में घुसपैठ को लेकर पैनी नजर, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद। अमर उजाला ने लिखा है, आतंक के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की जरूरत। विश्व भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की तैयारियों पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक जागरण लिखता है, जागरूकता फैलाकर लड़ी जाएगी महामारी से जंग। हरी भूमि के अनुसार देश के लिए अगले 40 दिन अहम। राष्ट्रीय सहारा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सचित्र प्रकाशित किया है, दुनिया का ब्रांच यूपी से परिचय कराएगा G20। अतिथि देवो भव के अनुरूप सम्मेलन की तैयारी। पंजाब केसरी की खबर है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों की रैंकिंग के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। कोर्स बीच में ही छोड़ने पर क्रेडिट मिलेंगे, दोबारा शुरू करने पर काम आएंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर छात्र का होगा अकादमिक बैंक अकाउंट। नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता के खेल पन्ने की सुर्खी है, कजाकिस्तान में भारत की 15 वर्षीय सविता श्री ने विश्व रैपिड शतरंज में कांस्य पदक जीता। दैनिक भास्कर ने भास्कर खास शीर्षक से लिखा है, बच्चों के खिलौने बड़ों को भा रहे हैं, बिक्री हुई दोगुनी। खिलौना कंपनियां भी 18 से 34 साल वाले लोगों पर फोकस कर रही हैं। पुरानी गाड़ियों की खरीद और बिक्री होगी आसान, परिवहन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किए। दैनिक जागरण के बॉक्स में है। राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान आकृष्ट करती है, कंबोडिया में बनेगी भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सोने की प्रतिमा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और अलगाववाद अभियान को शह देने वाली गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त किए जाने पर जोर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 6 दिन की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा पर। एनआईए केरल में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े नेताओं के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
दिल्ली एनसीआर में कोयले सहित बिना मंजूरी वाले ईंधनों से चलने वाले उद्योगों पर 1 जनवरी से बंद होने का खतरा और उत्तर भारत में शनिवार से फिर से शीतलहर चलने की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।